देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है और विपक्ष जहां एक तरफ कोशिश कर रहा है कि वो कोई एक अपना साझा उम्मीदवार उतार कर एनडीए के विरुद्ध अपना कैंडिडेट खड़ा करे, इसमें ममता बनर्जी पहल कर रही हैं और उन्होंने 22 दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, दिल्ली में बुलाया था, लेकिन उसमें से 17 दलों के नेता उनकी मीटिंग में पहुंचे। लेकिन यह ममता बनर्जी का जो प्रयास है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए को चुनौती देंगी, इस चुनौती में ममता बनर्जी को ही उल्टा झटका लगा है। पहला झटका उनको तब लगा जब शरद पवार का नाम वो आगे लेकर चल रही थी और शरद पवार का शिवसेना के संजय राउत भी बोल रहे थे सबसे अच्छा उम्मीदवार यदि राष्ट्रपति के लिए कोई रहेगा तो वो विपक्ष की तरफ से वो शरद पवार है। लेकिन शरद पवार जी ने अपने आप को यह कहते हुए अलग कर दिया, मैं राष्ट्रपति की रेस में नहीं हूं, आप लोगों ने मेरा नाम सुझाया उसके लिए धन्यवाद। अब फिर अगला नाम कौन सा हो, तो अगले नाम में फिर जो है ये सारा विपक्ष जुटा और जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसके बाद जब ये तय हो गया कि शरद पवार अब राजी नहीं है तो दूसरा कैंडिडेट कौन हो, तो दूसरा कैंडिडेट उन्होंने कहा फारूक अब्दुल्ला को बनाएंगे। अब लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने को यह कहते हुए अलग कर दिया कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, मैं तो यहां की राजनीति करता हूं और मैं भी इस राष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में नहीं आऊंगा। अब आप समझिए कि ये नेता मना क्यों कर रहे हैं। अगर आप समझेंगे वोटों का गणित तो आपको लगेगा कि यार कोई भी हां कर देता, इतना हिसाब किताब अगर बन रहा है, विपक्ष कांटे की टक्कर दे रहा है, कम से कम हाईलाइट होने का मौका तो मिल ही जाएगा कि भाई राष्ट्रपति बनना है। तो अब आप समझिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में ये इस समय जीतने के लिए जो वोट चाहिए होता है वो चाहिए 5,43,216। ये वैल्यू है, इसमें एमपी, राज्यसभा और लोकसभा के और एमएलए ये वोट डालते हैं और इनका अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन जो कुल वैल्यू चाहिए वो 5,43,216 है। और इस समय लोकसभा में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के 233 सदस्य हैं, दोनों की मिला दें वैल्यू तो ये 5,43,200 बैठती है। अब इसके अलावा राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनका वोट भी आएगा। कुल वैल्यू जो बैठती है ये है 10,86,431। ये कुल है जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये सदस्य जब वोट डालेंगे। अब इसमें जो आज का आंकड़ा है, अभी तक जो एनडीए है उसके खुद के बूते पर जो एनडीए अभी सत्ता में केंद्र में शामिल हैं सरकार में, वो वोट प्रतिशत बैठता है 48%, 48%। और वहीं जो संयुक्त विपक्ष है यानी यूपीए, उसके पास है 51% यूपीए के पास। लेकिन हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता, यानी जो एमपी एमएलए हैं वो बाउंड नहीं है कि आपको पार्टी की गाइडलाइन माननी ही पड़ेगी, आपको पार्टी को ही वोट करना पड़ेगा, जो आपको नेता आपका कह रहा है पार्टी का हेड अध्यक्ष वो मानना पड़ेगा, इसके लिए बाउंड नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में हर जो सदस्य है एमपी एमएलए, चाहे राज्यसभा का, लोकसभा का हो एमपी, फिर चाहे विधानसभा का सदस्य यानी विधायक हो राज्यों के, पार्टियों से बंधे नहीं होते, यहां खुला चुनाव होता है। और इसी में पिछला चुनाव भी जब हुआ है, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, लगभग इसी तरह के हालात थे कमोबेश, लेकिन उसी समय रामनाथ कोविंद जी जीतकर आए, हमको पता है, क्योंकि जनता दल, बीजू जनता दल और बाकी जो नेता हैं वो उनके नेताओं ने वोट किया एनडीए के कैंडिडेट को। अब एनडीए के कैंडिडेट को इस बार भी इसी तर्ज पर उम्मीद है और इसमें वाईएसआर और बीजू जनता दल फिर से लग रहा है कि वोट करेंगे। अब ये अभी तक सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन अभी तक 51% जो वोट प्रतिशत है वो यूपीए यानी विपक्ष के पास है। और उसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला जी ने मना कर दिया, शरद पवार जी ने मना कर दिया और अभी कांग्रेस की तरफ से कोई आ नहीं रहा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे उस मीटिंग में शामिल हुए थे जो 15 जून को हुई थी दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सीनियर लीडर है ये आगे क्यों नहीं आ रहे। ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है
उसका कारण यह है कि जो सीनियर लीडर है, जो समझता है आंकड़े क्या हैं, जो आगे हालात होंगे वो समझता है। वो समझता है कि जीत तो एनडीए के सदस्य की ही होगी। जो भी कैंडिडेट एनडीए अपना मैदान में उतारेगा, एनडीए के पास आज की डेट में 48% वोट है, उसको कुछ वोट चाहिए 12-13 हजार, उसे बड़े आराम से मिल जाने वाले हैं। अभी चुनाव के पहले आते आते कोई शामिल हो या मत हो, वो अपनी पार्टी में रहते हुए भी वोट कर देगा। और ये जुगाड़ करने के लिए, इंतजाम करने के लिए, वार्ता करने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल तय किया है बीजेपी ने, उसमें पुराने सीनियर लीडर हैं। उसमें राजनाथ सिंह जी भी हैं जो देश के रक्षा मंत्री हैं, जेपी नड्डा जी भी हैं, और इन सब ने जो अरेंजमेंट किया है उससे वो संतुष्ट हैं कि जो भी कैंडिडेट मैदान में आएगा, हमारे पास पूर्ण बहुमत के लिए जितना वोट प्रतिशत चाहिए वो है। अब इसी बात को जानते समझते सीनियर लीडर अपने को अलग कर रहे हैं। ममता बनर्जी कोशिश में है वो एक कैंडिडेट ले आए। ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो ये दिखाए कि मैं हूं वो जो सारे दलों को साथ लेकर चल सकती हूं, विपक्षियों को, क्योंकि उनका अपना मकसद है। उनका मकसद यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, आए दिन वहां से मांग उठती है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसलिए वो मुखर होकर बोलती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र, वहां राष्ट्रपति शासन की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उनको खुद का भय है। जिस तरह से 2-2 मंत्री उनके जेल में बंद हैं, तो शिवसेना भी डरी सहमी है कि भाई कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए तो सारे विपक्षी एक हो जाओ। जबकि उसको अगर राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना अगर एनडीए के कैंडिडेट को वोट कर दे तो बची कुची कोई इज्जत उनकी बन सकती है भविष्य के लिए। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। अब इस मामले में ट्विस्ट आप देखना कि शरद पवार जी जरूर इस पे कोई निर्णय करेंगे, और वो जो निर्णय करेंगे वो ऐसा निर्णय करेंगे जिससे एनसीपी को लाभ मिले। अभी बयानबाजी में अगर देखेंगे तो बयान वीरों में सबसे ज्यादा संजय राउत बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जो बीजेपी को भी बुरा लगे, जो देश के हिंदुओं को बुरा लगे। लेकिन शरद पवार जी हमेशा इन मामलों में संभल कर बोलते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि महाराष्ट्र में आगे जो राजनीति करनी है उसमें जो धुरी है, ध्रुवीकरण है, वो कहां रहेगा? बीजेपी के पास। आज की डेट में बहुमत, आज की डेट में जनता का मत बीजेपी के साथ है। और इसलिए ये जो विपक्षी नेता हैं, इनको अपने अपने राज्यों की सत्ता का खतरा है। किसी को जेल जाने का खतरा है, किसी को ईडी का खतरा है, किसी को सीबीआई का खतरा है, और ममता बनर्जी को इन सब का खतरा है, क्योंकि उनका भतीजा फंसा हुआ है, सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है, कब जेल हो जाए। उनके खासम खास बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, पता नहीं कब जेल हो जाए। हिंसा का मामला भी सीबीआई के पास है, कब किसको जेल हो जाए। तो डर के मारे सब इकट्ठे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की बातें करेंगे तो वो ठीक नहीं है। जिनको समझ है कि आगे भी मोदी जी ही आने वाले हैं 2024 के चुनाव में, तो किधर रहना चाहिए, ये राजनीति के जो माहिर लोग हैं वो निर्णय कर पाते हैं। और इसमें मुझे दिख रहा है जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी ने और जिस तरह से शरद पवार जी ने फैसला लिया है मैदान से हटने का, वो उनकी मैच्योरिटी दिखा रहा है कि यार अपमान कराने के लिए क्यों जाएं इस उम्र में, छोड़ो, जो होगा कंपटीशन होगा, हमें पता है एनडीए जीतने वाली है, तो क्यों बीच में बेइज्जती कराएं। लेकिन ममता बनर्जी अपने को लीडर दिखाना चाहती हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाई मोटा फंड मिलता है। जो देश के विरोध के लोग हैं, जो मोदी को इस देश में प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि भाजपा अगली बार भी आए, देश उन्नति कर रहा है, सेना मजबूत हो रही है, देश मजबूत हो रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो चीन को दिक्कत है। फिर वो कोशिश करते हैं कि भाई कोई तो आए आगे जिस पे दांव लगाया जाए। तो कुछ नेता अपने को दिखाने में लगे हैं, हम हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं, हम हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं। हालांकि जो दूर बैठे लोग हैं वो भी समझते हैं, आज दुनिया की ताकत समझ रही है, आज मोदी जी की ताकत को सब जान रहे हैं, और जनता के मूड को भी लोग जान रहे हैं। देश का 2024 का लोकसभा का चुनाव राष्ट्र के मुद्दे पर होगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा, हमारे देश की तरक्की के मुद्दे पर होगा, विकास के मुद्दे पर होगा। और तब निश्चित रूप से सरकार एक बार फिर से
मोदी जी की ही बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ही तीसरी बार बनेंगे, ये तय है। इसलिए विपक्ष को अभी भी झटके पे झटका लग रहा है। अच्छा ये हो कि वो राष्ट्रपति चुनाव में कहें कि भैया राष्ट्रपति जो भी आप कैंडिडेट ला रहे हो एनडीए, हम भी इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, तो मान रह जाएगा, सम्मान रह जाएगा, उनकी इज्जत रह जाएगी। जो नहीं करेंगे तो अभी देखते हैं, चुनाव है, क्या होता है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है, ममता बनर्जी को फारूक अब्दुल्ला के विड्रॉल करने से एक बार फिर झटका लगा है। वंदे मातरम।